सऊदी अरब, जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां कभी चोरी करने पर लोगों के हाथ काट दिए जाते थे। सोचिए वहां के राजमहल में ही अगर चोरी हो जाए तो क्या हो। ये चोरी कोई आम चोरी नहीं बल्कि इसमें 91 किलो के गहने थे, जिसमें एक ब्लू डायमंड भी था। वो ब्लू डायमंड जिसकी वजह से अगले 30 सालों तक सऊदी अरब और थाईलैंड के रिश्ते बिगड़ गए। लाखों थाई नेशनल्स को सऊदी अरब ने अपने देश से निकाल दिया और जिसकी खोज में कई लोग फिर कभी जिंदा नहीं लौटे। क्या है इस ब्लू डायमंड की कहानी, आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है क्रियांक्राई टेकमोंग नाम के आदमी से, जो कि थाईलैंड का नागरिक था और सऊदी के रॉयल पैलेस में एक गार्डनर के तौर पर काम किया करता था। गार्डनिंग के अलावा कभी कभी उसे पैलेस में सफाई का काम भी दिया जाता था। टेकमोंग को जुआ खेलने की भी आदत थी और उसके ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। जब पैसा लौटाने का प्रेशर बहुत बढ़ गया तो उसने एक दिन मौका देखकर सऊदी प्रिंस फैसल बिन फहद के पैलेस में एक दिन सेंध मारी और एक ही बार में उसने करीब आज के हिसाब से 160 करोड़ रुपए के गहने और बाकी कीमती हीरे चुरा लिए। इस चोरी के बाद उसने इस पूरे सामान को एक वैक्यूम क्लीनर के बैग में बंद कर दिया और उसे DHL के थ्रू थाईलैंड में पार्सल करवा दिया। पार्सल का रास्ता उसने इसलिए भी चुना क्योंकि वो जानता था कि अगर वो खुद उन्हें लेकर जाएगा तो हो सकता है कस्टम्स पर वो पकड़ा जाए। इनके पकड़े जाने का खतरा पार्सल के तौर पर भी था, लेकिन इसके लिए भी टेकमोंग ने एक कमाल की स्ट्रेटेजी बनाई। उसने इस पार्सल के साथ साथ एक एनवेलप भी भेजा था जिसमें पैसे थे और एक नोट था। नोट पर लिखा हुआ था कि पार्सल में पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, आप पैसे रख लीजिए लेकिन इसे जाने दीजिए। अब क्योंकि थाईलैंड में पोर्न बैन है इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ और ये सभी ज्वेल्स सेफली थाईलैंड पहुंच गए और कुछ दिनों में टेकमोंग भी थाईलैंड आ चुका था। इसके बाद जब सऊदी अरब में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि महल में चोरी हो गई है और टेकमोंग भी गायब है तो उन्होंने तुरंत ही थाईलैंड की अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया। यहाँ दूसरी तरफ टेकमोंग धीरे धीरे करके इन ज्वेल्स को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच रहा था और तब सांथी सिथानकर नाम के एक ज्वेलर को भी टेकमोंग के बारे में पता चला और उसने उससे सारा लूटा माल बहुत ही कम दामों में खरीद लिया। सऊदी के रिक्वेस्ट पर थाईलैंड की रॉयल पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी और जल्द ही उन्होंने टेकमोंग और सांथी दोनों को ही अरेस्ट भी कर लिया और धीरे धीरे सारा लूटा हुआ सामान भी रिकवर हो गया। इसके बाद रॉयल थाई पुलिस के लेफ्टिनेंट जनरल चालोर कैटथेस और उनकी टीम खुद ही सामान सऊदी अरब लेकर गई और एक पब्लिक सेरेमनी में ये ज्वेल्स उन्होंने सऊदी अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिए। अब कायदे से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, केस क्लोज था, लेकिन तभी सऊदी ने दो चीजें नोटिस की। सबसे पहले तो ये कि जो ज्वेल्स रिटर्न किए गए थे उनमें से आधे फेक थे और साथ ही इनमें से सबसे कीमती 50 कैरेट का ब्लू डायमंड अभी तक मिसिंग था। वहीं दूसरी तरफ बैंकॉक की लोकल प्रेस ने रिपोर्ट किया कि एक पार्टी के दौरान बहुत सारे हाई रैंकिंग पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो सऊदी के महल से लूटी हुई ज्वेलरी से काफी मेल खा रही थी। ये बात नेचुरली सऊदी अरेबिया तक भी पहुंची और गुस्साए हुए सऊदीज अब इस मैटर को अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 डिप्लोमेट्स को कहते हैं। इसके अलावा एक चौथा आदमी भी सऊदी की तरफ से थाईलैंड जाता है। ये था मोहम्मद अल रुवाइली, जो कि बिजनेसमैन था और सऊदी फैमिली के काफी क्लोज भी था। लेकिन फिर जो 3 डिप्लोमेट्स भेजे गए थे उनका मर्डर हो जाता है और साथ ही 12 फरवरी 1990 के दिन मोहम्मद अल रुवाली भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और आज तक भी उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली, न ही उनकी लाश। इसके बाद सऊदी सीधा ही थाईलैंड के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को डाउनग्रेड करने का फैसला करता है और साथ ही वो सऊदी में रह रहे थाईलैंड के नागरिकों को भी डिपोर्ट करना शुरू कर देता है। 1989 में करीब 2 लाख थाई लोग सऊदी अरब में काम कर रहे थे, लेकिन 1990 की इस घटना के बाद 1991 तक उनकी संख्या सिर्फ 10,000 रह जाती है। इसके अलावा ट्रेड और टूरिज्म पर भी इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इस बार सऊदी एक और डिप्लोमेट को थाईलैंड भेजती है जिसका नाम था मोहम्मद सईद खोजा। खोजा एक काफी नो नॉनसेंस किस्म का आदमी था और जल्द ही वहां पहुंचकर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि इन चारों मर्डरर्स के पीछे रॉयल थाई पुलिस का ही हाथ है। इसके मुताबिक इन चारों को इसलिए मारा गया था क्योंकि उन्हें उस डायमंड के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें पता चल गई थी। खोजा के बारे में एक बात ये भी मशहूर हुई कि हर इंटरव्यू से पहले वो अपने पिस्टल टेबल पर रख देता था
और बताता था कि उसने ये पिस्टल इसलिए अपने पास रखी है क्योंकि वो इस देश में बहुत ही अनसेफ महसूस करता है। थाई अथॉरिटीज ने नेचुरली हमेशा ही इन एलिगेशंस को रिफ्यूट किया, लेकिन फिर 1994 में एक और घटना होती है। सांथी सिथानाकन, वो ज्वेलर जिसने टेकमोंग से वो सभी ज्वेल्स खरीदे थे, अचानक से उसके पत्नी और बेटे गायब हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो अपनी कार में मृत पाए जाते हैं। पुलिस का कहना था कि ट्रक के साथ हुए एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और आखिर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहती है कि वो उससे पहले ही मारे जा चुके थे। इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन चलती है और इन मर्डर्स के इल्जाम में लेफ्टिनेंट जनरल चालोर कार्डथेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद थाईलैंड की कोर्ट द्वारा उसे डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई जाती है, जो बाद में लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। पर अभी भी इन 3 मर्डर्स और अल रुवैली के मर्डर्स की गुत्थी नहीं सुलझी और ये अगले कई साल तक नहीं सुलझती है। इसके बाद 2010 में जब इन मर्डर्स को 20 साल पूरे होने वाले थे तो थाईलैंड के लॉज के हिसाब से, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस के हिसाब से केस को बंद करने का समय आ गया था। स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस एक लीगल टर्म होती है जो बताती है कि एक क्राइम के होने के कितने समय बाद तक केस को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। अगर तय समय के बाद अगर कोई दोषी पाया भी जाता है तब भी लीगली आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और मुजरिम के जुर्म को बाय डिफॉल्ट ही माफ कर दिया जाता है। इससे पहले कि इस केस में ऐसा होता, सऊदी अरब की तरफ से एक बार फिर प्रेशर बनाया जाता है और अल रुवैली के मर्डर का केस एक बार फिर खुलता है। इस बार 5 पुलिस वालों को इस केस में अरेस्ट किया जाता है, लेकिन 22 मार्च 2019 में थाईलैंड ने इन सभी लोगों को बरी कर दिया क्योंकि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। 2016 में जब क्रियांक राय ने साधु बनने का फैसला किया तो उसके लिए एक सेरेमनी रखी गई। इस सेरेमनी में टेकमोंग ने एक्सप्लेन किया कि उसने जो किया था उससे उसे श्राप लग गया, ब्लू डायमंड का श्राप, जिसने उसे और उसके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया और इसी वजह से उसने साधु बनने का फैसला किया। इस सेरेमनी में लेफ्टिनेंट जनरल चालोर भी मौजूद थे और बाद में उन्होंने भी साधु बनने का फैसला कर लिया। आज भी ठीक से कोई नहीं जानता कि वो ब्लू डायमंड और बाकी के गहने कहाँ हैं। हाँ, अल रुवैली और उन 3 डिप्लोमेट्स को लेकर 2010 में ही थाईलैंड सरकार का यूएस को भेजा गया एक केबल जरूर लीक हुआ था, जिसमें थाईलैंड ने इन मर्डर्स के पीछे ईरान द्वारा बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्लाह का हाथ बताया था। लेकिन सऊदी को पूरा यकीन है कि इसके पीछे रॉयल थाई पुलिस का ही हाथ था। अब अगर सऊदी और थाईलैंड के रिश्तों पर आए तो इस केस की वजह से 1989 से 2022 तक उनके रिश्ते काफी खराब रहे और ऐसा लगता है कि शायद सऊदी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पावर संभालने के बाद इसमें हमें चेंजेस देखने को मिले हैं और 2022 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में उनसे मिले भी और दोनों देशों ने कई सारे एग्रीमेंट्स पर साइन भी किए, जिससे लगता है कि फाइनली अब दोनों देश इस बात को भुला चुके हैं। आपको क्या लगता है उस ब्लू डायमंड का आखिर क्या हुआ होगा? क्या सऊदी को इस तरह थाईलैंड को माफ कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।